एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, इस चैप्टर के थ्रू हम इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स ही समझ में आने चाहिए एंड देन आप डिटेल में इसको आगे फर्दर क्लासेस में इनको सीखोगे, जो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने पालमपुर विलेज की स्टोरी के अंदर क्या क्या सीखा। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सीखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आपने लैंड के बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि लैंड जो पालमपुर विलेज है वहां के लोगों के पास, वहां के फार्मर्स के पास जो लैंड है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वहां पर बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है उनका मेन ऑक्यूपेशन वो तो फार्मिंग है। ठीक है, तो फार्मिंग के लिए जो उन्हें लैंड रिक्वायर्ड होता है कल्टीवेशन के लिए, वो लैंड फिक्स्ड है और वो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग मेथड्स यूज करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। फिर हमने सीखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज तो करते हैं, वहां के फार्मर्स यूज तो करते हैं, उनके पास ज्यादा यील्ड भी होती है, लेकिन उससे हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। उससे हमारा लैंड खराब हो जाता है, हमारी सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है, हमारा वाटर टेबल डिक्लाइन हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमने सारा डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज किए जाते हैं, लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स में नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर हमें इरिगेशन के लिए भी प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इरिगेशन के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा तो हम ऑब्वियसली ट्यूबवेल्स का यूज करेंगे। अब ट्यूबवेल्स का यूज करने से क्या हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें वाटर भी आता है, तो वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज होता है जब हम ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेट करते हैं अपने फील्ड्स को। तो इसीलिए हमारा जो ट्यूबवेल्स यूज करने से हमारा वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है। इस वजह से हमने ये कंक्लूड किया कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए सही नहीं है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बैड इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में लैंड, जो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने देखा कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में लैंड का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हैं लेकिन लैंड एरिया कम है, जिसकी वजह से हर फार्मर को स्मॉल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, हर फार्मर को बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड मिला हुआ है, जिसकी वजह से इतनी भी अर्निंग वो नहीं कर पाते कि वो अपना लाइवलीहुड प्रॉपर तरीके से रन कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से हमने देखा कि जो पालमपुर विलेज के फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड एरिया का बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। फिर हमने देखा, अब हमने लैंड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, फिर हमने सेकंड कॉन्सेप्ट को देखा कि सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए क्या होता है बच्चों, लेबर होती है। लेबर हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की। ठीक है, अब लेबर नहीं होगी तो आप लैंड का क्या करोगे, आप अदर रॉ मटेरियल का, मशीन्स का, इनका क्या करोगे, तो आपके पास लेबर होनी जरूरी है ना किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम अब लेबर के बारे में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट क्लास में हमने लेबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि लेबर कहाँ से आती है, फार्मिंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम किया जाता है उसके लिए लेबर कहाँ से अरेंज की जाती है और लेबर किस तरीके से प्रोवाइडेड होती है सभी फार्मर्स को। ठीक है, तो बच्चों हम लेबर के कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ये सारा टॉपिक, सारा का सारा चैप्टर एनसीईआरटी इकोनॉमिक बुक में से ही कवर कर रहे हैं। हम लाइन टू लाइन सारे के सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है बच्चों, जल्दी से आप ओपन करो ताकि हम लेबर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम आगे कंटिन्यू कर सकें एंड देन हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अपनी बुक ओपन कर लो। बुक के अंदर वो पेज आप ओपन करो जहां पर लेबर से रिलेटेड टॉपिक आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही बच्चों आपने अपनी एक नोटबुक भी ओपन करके बैठनी है,
उस नोटबुक के ऊपर आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जितनी भी मैं आपको बताऊंगी वो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने वहां पर नोट डाउन करनी है, ठीक है। जितने भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को खुद से नोट डाउन करोगे आप उतनी जल्दी उसको माइंड में कैच कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? तो ओपन कर ली सब स्टूडेंट्स ने? कर ली? चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं लेबर के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो लेबर रिक्वायर्ड होती है वो लेबर कहाँ से आती है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जो लेबर होती है, जो लोग लेबर का काम करते हैं, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, वो या तो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो फार्म लेबरर्स, जो फार्म लेबर का काम करते हैं जो लोग, वो क्या होते हैं, मतलब उनके जो वेजेस मिलते हैं ना, वो डेली वेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो उनके वेजेस होते हैं वो रीजन टू रीजन वेराई करते हैं, एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं, ठीक है। रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी। एक्टिविटी टू एक्टिविटी मीन्स हमने पढ़ा था बच्चों, एक डायग्राम में हमने सीखा था कि जो कल्टीवेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो हर एक्टिविटी को, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई लेबर रिक्वायर्ड है तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर काम के लिए ही उसे अपॉइंट कर लेंगे। जैसे कि हमने कटाई करनी है फसलों की, हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम फार्म लेबर को अपॉइंट कर लेंगे और सिर्फ हार्वेस्टिंग के काम के लिए उसे अपॉइंट किया जाएगा और उसी से रिलेटेड उसे वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी हम फार्म लेबर को अपॉइंट कर सकते हैं और उनके जो वेजेस होते हैं, ये नहीं कि एग्रीकल्चर में जितनी भी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है सभी के लिए सेम वेजेस दिए जाते हैं। एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं उनके वेजेस। जिस एक्टिविटी में मेहनत ज्यादा होगी उस एक्टिविटी के लिए उसे वेजेस ज्यादा दिए जाएंगे फार्म लेबरर्स को, ठीक है। और जिस एक्टिविटी में मेहनत कम होती है, मतलब कि जिस एक्टिविटी के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस एक्टिविटी को करने के लिए जो उन्हें वेजेस दिए जाते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो वेजेस होते हैं वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी वेराई करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेराई करते हैं कि क्रॉप किस चीज की है, वीट की क्रॉप है, राइस की क्रॉप है या शुगर केन की क्रॉप है, किस चीज की क्रॉप है, वो क्रॉप टू क्रॉप भी उनके वेजेस वेराई करते हैं। यानी कि जिस क्रॉप के लिए वो वर्क करते हैं, जिस क्रॉप की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, डिपेंड करता है कि उस क्रॉप के बदले में उन्हें कितने वेजेस दिए जाएंगे। तो क्रॉप टू क्रॉप भी वेराई करते हैं, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन भी उनके वेजेस जो है वो वेराई करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब जो वेजेस हैं वो हम डेली बेसिस पे भी उन्हें दे सकते हैं, उन्हें पूरे ईयर के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के भी उन्हें वेजेस दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लेबर के बारे में अभी तक सीखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों कि डाला और रामकली, हमने ये पालमपुर विलेज के दो लेबर हैं, उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि डाला और रामकली दो अलग अलग फार्म लेबरर्स हैं, दोनों ही लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा पुअर हैं, ठीक है। इस वजह से जो फिक्स्ड वेजेस है ना, जो कि गवर्नमेंट ने फार्म लेबरर के लिए कितने वेजेस फिक्स कर रखे हैं, 300 पर डे। डाला और रामकली दोनों ही डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर दिन में किसी फार्मर को उनकी रिक्वायरमेंट है, एक फार्मर को अगर किसी दिन फार्म लेबर की रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट डे अगर उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उन्हें अपॉइंट नहीं करते। यानी कि डे के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट किया जाता है और उन्हें डेली के वेजेस दे दिए जाते हैं। तो यानी कि जो डाला और रामकली है वो डेली वेजेस पे वर्क करते हैं और गवर्नमेंट ने कितना सेट किया हुआ है कि डेली वेजेस कितने होने चाहिए, गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है बच्चों की डेली वेजेस होने चाहिए 300 पर डे। बट डाला और रामकली कितना रिसीव करते हैं, डाला और रामकली को मिलते हैं 160 पर डे, ठीक है।
डाला और रामकली को मिलते हैं 160 पर डे, यानी कि वो इतने कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्म लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन काम तो कम है ना, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, कम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने डाला और रामकली से रिलेटेड भी स्टोरी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सारा हमने रिवाइज कर लिया कि हमने लेबर के बारे में क्या क्या सीखा था। अब हम लेबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे एंड देन हम अपने नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर, यानी कि जो फार्म लेबरर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फार्म लेबरर्स हमने कौन कौन फार्म लेबरर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, दैट इज डाला एंड रामकली। अब वो ये पूछ रहा है कि वो दोनों फार्म लेबरर्स पुअर क्यों हैं, पुअर क्यों हैं। चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डाला और रामकली पुअर हैं। डिस्कस करते हैं। डाला एंड रामकली आर फर्स्ट इज लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में डाला और रामकली दो अलग अलग लेबरर्स हैं जो कि लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही डेली वेजेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, भले ही मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो 60 पर डे है, यहां पर आप इससे भी ले सकते हो। स्टोरी के अंदर एक्चुअल में कितने हैं, 300 पर डे, और उन्हें एक्चुअल में रिसीव होते हैं 160 पर डे। लेकिन आप इससे भी ले सकते हो, इस एग्जाम्पल से भी आप सीख सकते हो कि कितने कम वेजेस उन्हें मिल रहे हैं, कि 60 पर डे अगर गवर्नमेंट ने सेट किए तो उस हिसाब से उन्हें ओनली 35 to 40 रुपीज पर डे के रिसीव हो रहे हैं। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चलो, क्योंकि ये हम जस्ट एग्जाम्पल ही तो ले रहे हैं कि 300 पर डे अगर गवर्नमेंट ने सेट किए तो उन्हें 160 मिल रहे हैं, यानी कि कितने कम मिल रहे हैं। या फिर हम ये ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सेट किए 60 पर डे और उन्हें रिसीव हो रहे हैं 35 to 40 पर डे, यानी कि इससे भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम वेजेस उन दोनों फार्म लेबरर्स को रिसीव हो रहे हैं। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for low wages. लोग इसीलिए कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो डाला और रामकली भी इसी वजह से 35 to 40 में काम करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फार्म लेबरर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि लैंड लेस हैं वो। अगर उनके पास अपना लैंड होता तो वो अपने लैंड पे वर्क करते, लेकिन अब अभी उनके पास लैंड नहीं है ना, तो इसीलिए उन्हें एज ए फार्म लेबरर वर्क करना पड़ता है, और वो फार्म लेबरर बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से वो कम वेजेस पे काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। दे रिमेन आउट ऑफ वर्क for most part of the year and have to take loan from the money lender to fulfill their needs। यानी कि देखो बच्चों, वो जो डाला और रामकली है ना, क्योंकि वो डेली वेजेस पे वर्क कर रहे हैं, तो जब फार्मर्स को नीड नहीं होगी वो उस दिन उन्हें अपॉइंट नहीं करेंगे, उस दिन उन्हें काम नहीं मिलेगा ना। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि वो डाला और रामकली दोनों फार्म लेबरर्स पूरे साल में बहुत सारे टाइम, ऑलमोस्ट कुछ ही ईयर्स में उन्हें वर्क मतलब पूरे ईयर में कुछ ही मंथ्स में उन्हें काम मिलता है, और रिमेनिंग जितना भी ईयर होता है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है ना वो 3-4 महीने की ही मिलती है, बाकी के जितने भी महीने होते हैं पूरे ईयर के उनमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए। ड्यू टू दिस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जिस सीजन में फसलें उगाई जाएंगी सिर्फ उसी सीजन में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। ठीक है, क्योंकि वो फार्म लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं ना, तो जिस सीजन में फसलें उगती हैं, फसलों की कटाई होती है, उसी सीजन में उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो जो रिमेनिंग सीजन होगा उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो इसी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो पुअर रहते हैं एंड आर अनएबल टू रीपे द लोन एंड फॉल इनटू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मींस लोन ले तो लेते हैं वो, लेकिन रीपे करने की कैपेबिलिटी उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। पहली बात वो लैंडलेस हैं, दूसरी बात वो कम वेजेस पे काम कर रहे हैं, और तीसरी बात
कि वो बहुत सारे साल के बहुत सारे मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं और वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने वेजेस से फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उन्हें लोन लेना पड़ता है, और लोन ले तो लेते हैं बट वो लोन रीपे नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि एक जाल में, लोन के एक जाल में फंस जाते हैं। एक लोन को रीपे करने के लिए वो और लोन ले लेते हैं, जिस वजह से वो लोन के पूरे जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डाला और रामकली पुअर हैं, क्योंकि हमने उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़ी और हमें समझ में आया कि वो पुअर क्यों हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोसाईपुर एंड मजोली आर 2 villages in North Bihar. Out of a total of 850 households in the 2 villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana और दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। ठीक है, ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 2 विलेजेस हैं नॉर्थ बिहार में, गोसाईपुर एंड मजोली। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 850 हाउसहोल्ड इन द 2 विलेजेस, दोनों विलेजेस में 850 हाउसहोल्ड्स हैं टोटल मिलाकर। देयर आर मोर देन 250 मेन, उनमें से, उन 850 हाउसहोल्ड में से मोर देन 250 मेन ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं। कहां पर एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिली हुई है? पंजाब, हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। देखो वो लोग कहां से बिलोंग कर रहे हैं? गोसाईपुर एंड मजोली से। ठीक है, जो कि कहां के विलेजेस हैं? नॉर्थ बिहार के विलेजेस हैं। आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा बच्चों, आसपास आपने देखा होगा कि जो लेबरर्स होते हैं ना, मतलब जो भी आप लेबर अपॉइंट करते हो, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, यानी कि वो लोग जो आप घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हो, उसमें आप लेबर अपॉइंट करते हो, वो लेबर आप देखोगे मोस्टली उनमें से बिहार से बिलोंग करते होंगे। यानी कि उनका जो मेन बर्थ हुआ है वो बिहार में हुआ है, लेकिन वो वर्क करने के लिए इन शहरों में आए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। ये जो अभी हमने स्टेट्स पढ़े, इन स्टेट्स में वो क्यों आते हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब ये माइग्रेशन ही तो है, जहां पर उनका बर्थ हुआ वहां से, बिहार में उनका बर्थ हुआ, बिहार के विलेजेस में, लेकिन वो कहां पर आए हुए हैं? अलग अलग स्टेट्स में आए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। अब ये जो माइग्रेशन है वो कॉमन है मोस्ट विलेजेस में अक्रॉस इंडिया। इंडिया के बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहां से लोग शहरों में आते हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो हम इंडिया के बहुत सारे विलेजेस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू पीपल माइग्रेट? लोग माइग्रेट क्यों होते हैं? माइग्रेशन मीन्स जहां पर उनका बर्थ हुआ वहां से, मतलब गांवों से लोग शहरों में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। इसे ही हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रहने के लिए जाते हैं। लोग माइग्रेट क्यों होते हैं? क्यों दूसरी जगहों पे जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मजोली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब आपको इसके आंसर में ये बताना है कि ये लोग माइग्रेट क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन आपने ये सॉल्व करना है कि ये लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, मतलब अपने प्लेस से शहरों के प्लेस में क्यों आते हैं। दूसरी बात कि जो लोग माइग्रेट होके आते हैं तो वो उस डेस्टिनेशन पे, जो शहरों में वो आकर रहते हैं, वहां पर वो क्या काम करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। मोस्टली पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली आपने देखा, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया बच्चों। आप देखोगे कि जितने भी लेबर्स हैं वो बिहार से इन शहरों में क्यों आए हुए हैं? क्योंकि ताकि वहां पर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ताकि यहाँ पर उन्हें काम मिल जाए। तो माइग्रेशन किस वजह से होता है? इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द सिटीज लाइक मुंबई। माइग्रेशन कहाँ पर होता है? इन सभी सिटीज में, लाइक मुंबई, दिल्ली, और टू द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा टू वर्क एज फार्म लेबरर्स। ठीक है, तो वो लोग क्यों अपने डेस्टिनेशन से, मतलब अपने प्लेस से शहरों के प्लेस में क्यों आते हैं? फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने के लिए, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां पर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर उनके पास काम नहीं होता, तो वो काम के सर्च में कहाँ आते हैं? शहरों में आते हैं। ठीक है,
और या फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पर जो रीजन्स बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरस रीजन्स हैं, मतलब जहां पर एग्रीकल्चरल का काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पर खेती बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा, वहां पर वो जाएंगे। वो ऐसी जगह जाते हैं जहां या तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है ताकि उन्हें इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिले, या फिर ऐसी जगह जाएंगे जहां पर एग्रीकल्चर का काम बहुत लार्ज लेवल पे होता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, ताकि वो वहां पर एज ए फार्म लेबरर वर्क कर सकें, ठीक है। तो वहां पर वो अगर वो एग्रीकल्चर वाले प्लेस पे काम करेंगे तो एज ए फार्म लेबरर वर्क करेंगे, अगर फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो भी एज ए लेबर ही वर्क करेंगे ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लेबर, अब आपको ये लेबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेबर का मतलब वो लोग जो किसी काम को परफॉर्म करते हैं, वो लोग कौन कहलाते हैं? लेबर। हमें अपनी फैक्ट्री हम अगर एस्टैब्लिश करें तो वहां पर हम काम करने के लिए जो लोग अपॉइंट करेंगे उन्हें लेबर ही तो बोलेंगे, जो एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो लोग एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम परफॉर्म करते हैं उन लोगों को हम लेबर बोलते हैं। और लेबर से जुड़े हुए हमने जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस टॉपिक से क्लियर कर लिए कि लेबर को कितने वेजेस मिलते हैं, उनके वेजेस रीजन टू रीजन वेराई करते हैं। अब क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो जो स्टैंडर्ड वेजेस हैं उससे कम वेजेस वो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर वो माइग्रेट भी करते हैं, अपने प्लेस से अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो एज ए फार्म लेबरर वर्क कर सके, ठीक है। तो लेबर से जुड़ी हुई हर बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे बच्चों, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज कैपिटल, ठीक है। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, लैंड से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, देन लेबर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कैपिटल जो चाहिए होती है, हमने पढ़ा था बच्चों कैपिटल दो टाइप की होती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली जो कैपिटल इंक्लूड होती है वो कैपिटल को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल कैपिटल एंड सेकंड इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि फिजिकली जो कैपिटल होती है, मींस फिजिकली जो चीजें हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, लाइक बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सभी चीजें क्या हैं? ये फिजिकल कैपिटल है जो एक्चुअल में प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। सेकंड चीज आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जब हमारे पास ये सारी चीजें तो हैं, फिजिकल जो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं प्रोडक्शन में वो सारी तो हमारे पास अवेलेबल है, जो दूसरी चीज है नॉलेज, स्किल, उस काम को करने की एबिलिटी, वो क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। तो हमारे पास इन सारी फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल होना भी जरूरी है। वो सारी फिजिकल कैपिटल को हम वर्क में कब ला सकते हैं? जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगी, जब हमारे पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, उस काम को करने की एबिलिटी होगी, उन सारी फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से यूज करना है उसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल में दो चीजें आती हैं, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम इस चैप्टर के अंदर फिजिकल कैपिटल को पढ़ेंगे, जो ह्यूमन कैपिटल होगी उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई अब आपको? अब जो फिजिकल कैपिटल होती है बच्चों वो भी हमने देखा था कि फिजिकल कैपिटल भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जैसे कि जब हम किसी चीज में अपना पैसा फिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल, ठीक है। जब हम कोई ऐसी चीज परचेज करते हैं जिसको हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, जिसको सेल करने से हमारा पैसा फिर से रिकवर नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं, उसमें लगाया गया पैसा कहलाता है फिक्स कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने मशीन परचेज कर ली, आपने फैक्ट्री सेटअप करी, उस फैक्ट्री के अंदर आपने मशीन परचेज करी, तो उस मशीन को परचेज करने के लिए जो पैसा आपने यूज किया वो पैसा क्या है? फिक्स कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि मशीन परचेज करने में आपने पैसा लगाया, वो पैसा आपका फिक्स हो गया बहुत लंबे टाइम के लिए। नियर फ्यूचर में मींस कुछ टाइम में हम मशीन को सेल तो नहीं करेंगे, सेल करने से पैसा फिर से रिकवर तो नहीं होगा, उसको लंबे टाइम में प्रोडक्शन में यूज करेंगे मशीन को, तो यानी कि इन चीजों में लगाया गया पैसा फिक्स कैपिटल कहलाता है। सेकंड आता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को डेली बेसिस पे बिजनेस से जुड़ी हुई जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो परचेज करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है वो पैसा कहलाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हम कैपिटल को बेसिकली टू पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, फिजिकल कैपिटल को, ठीक है। और इस चैप्टर में तो हम फिजिकल कैपिटल ही पढ़ेंगे ना अभी, तो उसमें हम कहेंगे फिक्स कैपिटल,
जो कि ऐसी चीजों को परचेज करने में लगाते हैं जो फिक्स्ड चीजें होती हैं, जिनको हम थोड़े टाइम में सेल नहीं करने वाले। ठीक है, एक बार उसमें पैसा लगा दिया और वो फिक्स होगी। जैसे कि आप अपना लैपटॉप परचेज करते हो, तो आपने अपना लैपटॉप परचेज किया, तो उसमें जो आपने पैसा खर्च किया वो आपकी फिक्स कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार लैपटॉप ले लिया, अब उसको थोड़े टाइम में सेल करके अपने पैसे वापस से रिकवर थोड़ी कर लोगे, आप उसको लंबे टाइम में यूज करोगे ना। तो जो जिन पैसों से आपने लैपटॉप परचेज किया दैट इज फिक्स कैपिटल। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डेली बेसिस पे, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, मींस डेली के हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मटेरियल परचेज करना या छोटे छोटे टूल्स इक्विपमेंट्स परचेज करने, या फिर बिजनेस में जो डेली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, डेली जो मनी चाहिए होती है उसको मीट, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गई आपको दोनों टाइप की कैपिटल? ये दोनों टाइप की कैपिटल आपने अपने सिलेबस में पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। जो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पढ़े थे, जिसके अंदर हम मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम लेके आते हैं। ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स लेके आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं, हम ट्रैक्टर थ्रेशर्स का यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए बच्चों, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। जब हम फार्मिंग करने के लिए इन सभी मेथड्स को यूज करते हैं तो इसके लिए हमें पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज करते थे तो उनके लिए पैसा भी इतना नहीं चाहिए होता था, क्योंकि उसमें नेचुरल सोर्सेज का यूज करते थे। लेकिन इसमें अब हम नए नए मेथड्स यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं तो उनमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होती है, ताकि फार्मर नाउ, अब फार्मर को क्या चाहिए? ज्यादा कैपिटल चाहिए देन बिफोर। पहले ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे? नेचुरल सोर्सेज का यूज करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, फर्टिलाइजेशन के लिए भी जैसे काउ डंग को यूज करते थे, तो ये नेचुरल सोर्स ही है ना। ठीक है, जो कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता था। उन चीजों को परचेज करने के लिए फार्मर्स को ज्यादा पैसा लगाने की नीड नहीं होती थी। लेकिन अब प्रोडक्शन की, मतलब जो हमें यील्ड है वो ज्यादा चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में करनी है, तो यानी कि हमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में करनी है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए हमें पैसा भी ज्यादा चाहिए होता है, तो यानी कि कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है देन बिफोर। देन पहले के टाइम पे जो कैपिटल चाहिए होती थी, अब के टाइम पे अब उससे ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि फार्मर्स उन सभी जो भी कैपिटल चाहिए होती है, जो भी पैसा रिक्वायर्ड होता है फार्मिंग के लिए, वो कहां से अरेंज करते हैं? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? मनी को बोरो करना पड़ता है। ठीक है, वो पैसा उधार पे ले लेते हैं टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं, तो फार्मिंग के लिए वो क्या करते हैं? पैसा बोरो कर लेते हैं। किससे? लार्ज फार्मर्स से। लार्ज फार्मर्स से बोरो करते हैं। और द विलेज मनी लैंडर्स, जो विलेज में मनी लैंडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स मीन्स जो लोग पैसा उधार पे देते हैं। ठीक है, तो जो पैसा उधार पे देते हैं उनसे भी मनी बोरो कर लेते हैं फार्मर्स। और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। और उन जो ट्रेडर्स होते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए जो इनपुट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उन ट्रेडर से जो फार्मर्स हैं वो उधार पे सारे जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो सारा उधार पे ले लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फार्मर्स कैपिटल अरेंज करते हैं? मनी बोरो करते हैं। बहुत ज्यादा जो मनी रिक्वायर्ड होती है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने के लिए, तो जो मनी चाहिए वो या तो बोरो कर लेंगे बैंक से या मनी लैंडर्स से या फिर ट्रेडर्स से, जो कि इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग के लिए जो चाहिए होता है, वो मटेरियल उन ट्रेडर्स से उधार पे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स है ना, तो उनके पास इतना पैसा तो नहीं है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब जो लोन वो लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं उस लोन को रीपे करने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास लोन को रीपे करने की इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं। अब उन्होंने पैसा कमाने के लिए फार्मिंग भी करनी है, खेती करनी है। अब फार्मिंग करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करेंगे, तो यानी कि पैसा भी ज्यादा चाहिए। अब इतना पैसा उनके पास है नहीं,
तो पैसा अरेंज करने के लिए वो लेते हैं लोन, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आप किसी से लोन लेते हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना, तो लोन पे इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा होता है कि उस लोन को वो रीपे भी नहीं कर पाते, उसको रीपे करने के लिए और लोन ले लेते हैं, यानी कि लोन के पूरे जाल में वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो यानी कि फार्मर्स के पास इतनी कैपिटल नहीं होती जो फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उन्हें सारी की सारी कैपिटल क्या करनी पड़ती है, बोरो करनी पड़ती है। अब बच्चों जो कैपिटल नीडेड होती है फार्मिंग में, उससे रिलेटेड जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने कैपिटल के बारे में कुछ सीखा, जो हमने छोटी छोटी बातें सीखी कैपिटल के बारे में वो आपको समझ में आ गई, और हमने जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था लेबर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपने वो क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। और कैपिटल से रिलेटेड जो हमने छोटा सा टॉपिक अभी डिस्कस किया, जो मैंने आपको इन कैपिटल के बारे में बताया, वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और कैपिटल का जो टॉपिक है वो अपनी बुक से आपने रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।